अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली डिज़ाइन पैटर्न्स हैं। इससे पहले जो है हम लोगों ने रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग को कवर किया है, और रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग से पहले जो है हम लोगों ने मॉडल्स को देखा था। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट्स को हमने जनरली देखा था कि व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। फिर उसके बाद हम लोगों ने उसके कुछ की टर्म्स थे वो हम लोगों ने शुरू में कवर किए। फिर उसके बाद उसकी मॉडलिंग के हवाले से देखा, फिर हमने एजाइल मेथड्स देखे, एजाइल मेथड्स के हवाले से फिर आगे उसकी टाइप्स देखी, जिस तरह से स्क्रम था, एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग वगैरह। फिर उसके बाद हमने रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का टॉपिक स्टार्ट किया। तो उसमें हम लोगों ने डिटेल में देखा कि हमारे पास उसकी 7 फेजेस होती हैं। उसको हमने एक एक को बारी बारी डिस्कस किया और उनके साथ हम लोगों ने बहुत सारी डायग्राम्स को कवर किया, ठीक है ना। जिसमें हमारे पास मॉडलिंग के हवाले से हम लोगों ने डिफरेंट डायग्राम्स को कवर किया, जिसमें क्लास डायग्राम हमने कल के लेक्चर में कवर किया। उससे पहले जो है हम लोगों ने DFTs, CFDs, कंट्रोल फ्लो डायग्राम्स, डेटा फ्लो डायग्राम्स, और जो है एक्टिविटी डायग्राम, यूज केस, स्विम लेन्स, ठीक है, इस तरीके से। और हमने बहुत सारी मतलब जो रिमेनिंग अभी मुझे याद नहीं आ रही, लेकिन और बहुत सारी हमने ये टाइप्स जो हैं वो कवर की हैं, ठीक है। अब ये वाला जो हमारा रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का फेज है, ठीक है, वो हमारा ख़त्म हो गया है। रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का पर्पस यही था कि हमारे पास एक SRS डॉक्यूमेंट आ जाए, जो कि एलैबोरेशन के फेज के एंड पे हमारे पास एक डिलीवरेबल था। SRS डॉक्यूमेंट आ जाए, और SRS डॉक्यूमेंट में सारी डायग्राम्स हम इंक्लूड कर देते हैं। फिर आगे आती है डिज़ाइनिंग के बाद, ठीक है। रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का जो हमारे पास कहना डॉक्यूमेंट आ जाता है, तो डॉक्यूमेंट के अंदर जो है वो सारी एक तो रिक्वायरमेंट्स हर फेज के हवाले से कलेक्ट करके वो सारा बताया होता है। उसके हर तरीके से फंक्शनल, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स जो है उनको बताया होता है, ठीक है। और कुछ जो डायग्राम्स हैं उनसे हम हेल्प आउट ले सकते हैं कि प्रोजेक्ट क्या वर्क करेगा, ठीक है। अब जब ये सारा होता है एनालिसिस की फेज, रिक्वायरमेंट गैदरिंग, ठीक है। अब हमारे पास डिजाइनिंग की तरफ जब हम जा रहे हैं, मॉडलिंग हमारे पास हो गई है, ठीक है, एनालिसिस भी हो गया, मॉडलिंग भी हो गई, अब हम डिजाइनिंग की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो अब डिजाइनिंग के बाद हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन आती है, ठीक है, और उसके बाद हमारे पास टेस्टिंग आती है, ठीक है। अगर हमें एक प्रोजेक्ट के फेजेस जो हमने स्टार्ट में लाइफ साइकिल में कवर किए थे कि हमारे पास सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या है, तो उसमें सबसे पहले हमने देखा था एनालिसिस है, फिर मॉडलिंग है, और एनालिसिस के अंदर हमने रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग को कवर किया, और रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के कुछ फेजेस के आगे जो है वो मॉडलिंग आ गई थी, जिसमें हमने डायग्राम्स वगैरह देखी, ठीक है। जिसमें हमारे पास सिनेरियो बेस्ड मॉडलिंग और इस तरह से जो सारी है स्ट्रक्चरल मॉडलिंग, वो सारी हमने कवर की। अब उसके बाद नेक्स्ट जब यहाँ तक काम हो जाता है तो डिज़ाइनिंग का काम आता है कि डिज़ाइन अब किस तरीके से किया जाए। फिर उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन का फेज आ जाता है, या फिर डिज़ाइनिंग एंड कोडिंग, डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन को कभी इकट्ठा कर दिया जाता है। जब हमने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल पढ़ा था SDLC स्टार्ट में, तो उसकी फेजेस में से एनालिसिस भी कर लिया हमने, मॉडलिंग भी कवर कर लिया, अब हम डिज़ाइनिंग की फेज पे आ गए, ठीक है। नेक्स्ट इम्प्लीमेंटेशन वाला फेज तो हम ज़ाहिर है इधर नहीं करेंगे, लेकिन उसकी कुछ स्ट्रैटेजीज को मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपको कवर कराऊं, और लास्ट में हम टेस्टिंग करेंगे। टेस्टिंग के कुछ टाइप्स पढ़ेंगे, और फिर ये पूरा जो है आपका जो SC का कोर्स है वो इस तरीके से खत्म होता है कि उसके अंदर जो फाइव फेजेस हम पढ़ते हैं SDLC की, वो कवर हों, ठीक है। तो अब डिज़ाइनिंग के हवाले से जो है वो डिज़ाइन पैटर्न्स, डिज़ाइन पैटर्न्स क्यों बनाए जाते हैं, क्या करते हैं, ठीक है, इसमें भी हम देख तो लेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा आप लोगों को जो है, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने थोड़ा सा फील किया था कि रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के जब हम ऑलमोस्ट टॉपिक खत्म करने वाले थे, तो बच्चे उनका क्वेश्चन था कि ये हम जो डायग्राम्स है ये हम उसको देंगे, क्लाइंट को देंगे, ये हम एज अ डिलीवरेबल देंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन से बचने के लिए जो है मैं ये जनरली आप डिज़ाइन हमारे पास क्या करते हैं कि वो हमारे पास डिज़ाइनिंग कोडिंग को हेल्प आउट करने के लिए कुछ जर्नल जो है वो पैटर्न्स दिए गए हैं कि इस तरीके से कोडिंग आप कर सकते हैं। ऑल्दो कि इनसे हम डायरेक्टली जो है वो कोड जनरेट नहीं कर सकते, लेकिन जैसे कि इनहेरिटेंस आप लोग पढ़ते हैं, तो इनहेरिटेंस ये कहना है कि हमारे पास एक पैटर्न है जिसके अंदर अगर इस तरह की सिचुएशन आ जाती है कि हमारे पास सुपर क्लासेस, एक सुपर क्लास बन जाती है और बाकी सब क्लासेस बन जाती है,
तो वहाँ पे हम इनहेरिटेंस को कॉन्सेप्ट लगा देते हैं। इसी तरीके से इनकैप्सुलेशन का जब हम लोगों ने कुछ चीज़ें डाटा को हाइड करना होता है तो हम वहाँ पे इनकैप्सुलेशन के मेथड्स लगा देते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप के मतलब बाकी आप लोगों ने पढ़े हैं, ठीक है। तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे पास जो है क्या नाम है, क्या कहते हैं उसको, मतलब कॉन्सेप्ट्स, ठीक है ना। कुछ हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म है, इनहेरिटेंस है, इसी तरीके से कुछ क्या नाम है उसको कहते हैं रिकर्जन, ठीक है ना, कि जब एक ही चीज़ को बार-बार रिपीट करना होता है तो वहाँ पे हम रिकर्जन यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो जिस तरह से हमारे पास प्रोग्रामिंग में कुछ स्पेसिफिक टास्क करने के लिए कुछ कंस्ट्रक्ट्स हैं, ठीक है ना, कि कंस्ट्रक्ट्स को यूज़ करते हुए जैसे इनहेरिटेंस है, पॉलीमॉर्फिज्म है, रिकर्जन है, एनकैप्सुलेशन है, ठीक है। ये यूज़ करते हुए हमारे पास हम बहुत आसानी से वो चीज़ें कर लेते हैं अगर हम सिंपल प्रोग्रामिंग करें तो, ठीक है। जैसे कि आप लूप कंस्ट्रक्ट आप देखें तो 10 दफ़ा, 1000 दफ़ा एक चीज़ को करना है, तो अगर आप उसका बिल्कुल लाइन बाय लाइन कोड लिखना स्टार्ट करें तो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। लेकिन वही काम जो है लूप का कंस्ट्रक्ट है वो 2 से 3 लाइनों में आप लिखें तो आपका काम हो जाता है, ठीक है। अगर आपने 1000 दफ़ा एक ही टास्क परफॉर्म करना है विद सम मतलब मल्टीपल कह लेंगे विद सम चेंजेस, विद सम माइनर चेंजेस, तो वहाँ पे लूप हेल्प आउट करता है। इसी तरीके से हमारे पास जब हम प्रोग्रामिंग में एडवांस लेवल पे जाते हैं तो हमारे पास सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो हैं, बहुत सारी सिचुएशंस जो है वो रिपीट होती हैं, ठीक है। जब रिपीट होती हैं तो वहाँ पे हमारे पास ऐसे कंस्ट्रक्ट्स बनाए जाते हैं जिनको हम डिज़ाइन पैटर्न्स कहते हैं, जिनको हम बार 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 जो है वो रीयूज कर सकते हैं। कुछ ऑब्जेक्ट्स के हवाले से हैं, कुछ जो कह लें कि क्लासेस के हवाले से हैं, क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स के हवाले से हैं, कुछ जो है उनकी ऑपरेशंस के हवाले से हैं, ठीक है। तो ये मैंने थोड़ा सा इसका डिस्क्राइब करना था कि किस तरीके से जो है वो डिज़ाइन पैटर्न्स हैं क्या। अब हम आगे देखते हैं कि जो नेक्स्ट स्लाइड है हमारे पास कि इसकी डेफिनेशन, ठीक है, और एंड यूटिलिटी, ठीक है, कि हमारे पास डिज़ाइन पैटर्न्स की डेफिनेशन क्या है और किस तरीके से हम इसको यूज़ करते हैं। तो हमारे पास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर हमारे पास डिज़ाइन पैटर्न क्या है। स्टार चक्कर शो की आवाज नहीं आनी है मैम। आप आप लोग खुले, एक सेकंड में आप लोगों को बताती हूँ। अभी काइंडली आप लोगों में से कोई ना बात करें। हाँ जी, मैं ये बता रही थी कि डिज़ाइन पैटर्न्स की जो है हमारे पास डेफिनेशन और यूटिलिटी। तो इसमें मतलब डिज़ाइन पैटर्न्स की डेफिनेशन क्या है कि इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अ डिज़ाइन पैटर्न इज जनरल रिपीटेबल सॉल्यूशन टू अ कॉमनली अकरिंग प्रॉब्लम इन सॉफ्टवेयर डिज़ाइन। जैसे कि मैंने अभी बताया ना कि हमारे पास बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो बार बार अकर होते हैं। जब बार बार एक सिचुएशन अकर होती है तो डेवलपर्स ने क्या किया है कि उनके सॉल्यूशंस बना दिए हैं, ठीक है। अब उनके सॉल्यूशन मतलब ये कहना है कि बार बार अगर एक प्रॉब्लम आता है तो उसको हम कहते हैं पैटर्न। पैटर्न मतलब जो रिपीट हो रहा होता है, बार बार चीज़ें जो है वो रिपीट हो रही होती हैं। तो ये जो लिखा हुआ है ना टू कॉमनली अकरिंग प्रॉब्लम के मतलब वो एक पैटर्न बना रही है। सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग के दौरान जो हमारे पास एक प्रॉब्लम बार बार आता है
एक सिचुएशन बार बार आ रही है कि फॉर एग्जांपल अब 10,000 किस्म के अगर ये कहना है कि ब्रांड्स हैं, तो हर एक में ऑर्डर होगा, हर एक में कोई ना कोई प्रोडक्ट होगा, हर एक में कोई ना कोई कस्टमर होगा, तो वो ऑर्डर को प्लेस करेगा, फिर आगे मतलब ये सारी चीज़ें, ये देखें ना कि 10,000 किस्म के, अगर पाकिस्तान के हवाले से ही देखा जाए तो क्लॉथिंग ब्रांड को लिया जाए, अगर मेजर मेजर जो फेमस हैं तो वो तकरीबन 40-45 तो वही बन जाते हैं। तो जब इस तरीके से पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड बात करें हमारे पास, तो जनरल जब हम एक चीज़ को ऑर्डर करना चाह रहे हैं ऑनलाइन स्टोर से, तो क्लॉथिंग ब्रांड के हवाले से और इस तरह से बाकी सारी चीज़ों को मिला के अगर हम प्रोडक्ट को एक जनरल डिस्क्राइब करते हैं कि प्रोडक्ट कुछ भी हो सकती है, वो आया क्लॉथिंग हो सकती है, कुछ इन्वेंट्री का आइटम हो सकता है, वो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम कुछ ना कुछ हो सकता है, वो ग्रोसरी का कोई आइटम हो सकता है। तो हम इस तरह के सिस्टम्स बनाने के लिए हमारे पास लाखों करोड़ों सिस्टम्स बन सकते हैं, ठीक है ना। जब हमारे पास इस तरह की सिचुएशन आती है कि बार बार कोई कस्टमर जो है वो ऑर्डर कर रहे हैं, तो ये हमारे पास एक ऐसा प्रॉब्लम है जो कि बार बार अक्कर हो रहा है, कॉमनली अक्कर हो रहा है। तो उनके लिए हमारे पास जो ये कहना है कि हमारे पास गैंग ऑफ फोर ने एक मतलब सोल्यूशंस दिए थे, ठीक है ना, कि जो रिपीटेबल सोल्यूशन है, जिनको हम रीयूज कर सकते हैं, बार बार रीयूजेबल सोल्यूशंस हैं। तो वो बेसिकली हमारे पास पैटर्न डिजाइन पैटर्न्स कहलाते हैं। It is not finished design that can be transformed directly into code, but a description or a template for how to solve a problem that can be used in many different situations. तो ये कह रहे हैं कि हमारे पास ये एक उस तरह से नहीं है कि डायरेक्ट हमारे पास कोड हमें मिल जाएगा, लेकिन ये कह रहे हैं कि हमारे पास ये इस तरह से पार्शल सोल्यूशन या पार्शल सोल्यूशन इस तरीके से है कि कुछ ना कुछ हमें उसमें अपनी डिटेल्स ऐड करनी पड़ती हैं, कुछ उसको ओवरराइड करना पड़ता है, लेकिन वो हमारे पास एक डिस्क्रिप्शन है, एक टेम्पलेट है कि हम अपना जो प्रॉब्लम है, ठीक है, जो हमारे पास बहुत सारी सिचुएशंस में आ सकता है, तो वो ये कह रहे हैं कि हम उसके हवाले से उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके या उसके अंदर जो भी चेंजेस करनी है हम लोगों ने उसको अपने अकॉर्डिंग जो है वो मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये प्रॉब्लम्स जो हैं डिज़ाइन पैटर्न, बेसिकली यहाँ पे लिखा हुआ ना कि एक ही तरह के प्रॉब्लम के लिए वो डिज़ाइन बनाया, ठीक है, एक ही तरह का पैटर्न है, एक ही तरह का उसमें बार बार प्रॉब्लम आ रहा है, तो उन्होंने सोल्यूशन उसको डिस्क्राइब करके कि इस तरीके से ये टेम्पलेट है, आप इस तरीके से अगर इस तरह का प्रॉब्लम आता है तो ये वाला टेम्पलेट यूज़ करें, ये वाला डिज़ाइन पैटर्न यूज़ करें, ठीक है। तो ये यूज़ करते हुए ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, मतलब ठीक है। मैम ये दो अभी प्रॉब्लम्स के लिए भी एक नहीं, सोल्यूशन अभी यूज किया जा क्वेश्चन सकता है। नहीं, मैंने बार बार कहा है अभी क्वेश्चंस नहीं लेने, मैंने बाद में मैं क्वेश्चंस लूँगी। Design patterns क्या हैं? Provide general solutions documented in a format that doesn't require specifics tied to a particular problem, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया कि जनरल सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना, कि स्पेसिफिक डजंट रिक्वायर स्पेसिफिक टाइड टू अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम, मतलब कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम है तो ये जनरली बता रहे होते हैं डिजाइन पैटर्न, ठीक है ना, कि आपको ओवरऑल उसका बता रहे होते हैं लेवल, लेकिन आप उसके जो है किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम के हवाले से आप उसको मॉडिफाई करके आप अपने बना सकते हैं, ठीक है। कैन स्पीड अप द डेवलपमेंट प्रोसेस बाय प्रोवाइडिंग टेस्टेड प्रूवन डेवलपमेंट पैराडाइम्स। अब क्योंकि ये प्रूवन मेथड्स हैं, डिज़ाइन पैटर्न्स एक स्टैंडर्डाइज्ड मेथड्स हैं, किसी भी चीज़ को जो कि बार बार रिपीट हो रही है उसके उन्होंने टैबलेट्स दिया हुआ है, तो ये कह रहे हैं कि ये कि टेस्टेड है, प्रूवन डेवलपमेंट पैराडाइम्स है, तो इस वजह से जो है वो आप हेल्प आउट कर सकते हैं डेवलपमेंट प्रोसेस को, उसको स्पीड अप कर सकते हैं कि हमारे पास बार बार ये नहीं हो सकता कि आपने एक खुद से मेथोडोलॉजी बनाई फिर आपको जाकर पता चला कि नहीं नहीं ये तो यहाँ पे लग ही नहीं सकती है, तो हमको कुछ और चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। यूजली यही होता है कि स्टूडेंट्स मतलब करते हैं प्रोजेक्ट पे जाके आगे जब उनकी कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ती जाती हैं, प्रोजेक्ट की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है, तो फिर उन्हें ख्याल आता है कि ये वाला तो काम इसमें हो ही नहीं सकता। तो इस वजह से जहाँ पे हमारे पास, क्योंकि हमने बार बार पढ़ा था कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो हैं दे शुड वेलकम द चेंज इन रिक्वायरमेंट्स विच आर इम्पोज्ड बाय द स्टेक होल्डर, कि अगर स्टेक होल्डर को चेंज लाता है रिक्वायरमेंट में, तो इस वजह से जो है वो हमारे पास स्टैंडर्डाइज्ड डिज़ाइन पैटर्न्स को यूज़ करना हमारे लिए इस लिहाज से भी बेनिफिशियल हो सकता है, ठीक है। फिर हेल्प यू बेनिफिट फ्रॉम एक्सपीरियंस ऑफ फेलो डेवलपर्स, के जो हमारे पास सीनियर डेवलपर्स हैं, ठीक है, उनके एक्सपीरियंस से हम लोग मतलब कि उन्होंने डिज़ाइन पैटर्न्स बनाए हुए हैं, ठीक है, तो उनसे हम हेल्प ले सकते हैं। प्रिवेंट सब्टल इश्यूज दैट कैन कॉज मेजर प्रॉब्लम्स, जो मैंने भी बताया ना कि हमारे पास जो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स होते हैं उनको एक तो ख़त्म करता है जो कि बहुत बड़े मेजर प्रॉब्लम्स को कॉज कर सकते हैं।
फिर नेक्स्ट है इम्प्रूव कोड रीडेबिलिटी फॉर कोडर्स एंड आर्किटेक्ट फेमिलियर विद देम, कि हमारे पास अगर हम कोड फॉर एग्जांपल यहाँ से किसी दूसरे ऑफिस में भेजना है, या मतलब चेन एक सॉफ्टवेयर हाउस का है, यहाँ से किसी दूसरे सॉफ्टवेयर हाउस की चेन दूसरे ऑफिस में भेजना है, ठीक है, एक चेन सॉफ्टवेयर हाउस है कि इस्लामाबाद से लाहौर वाले ऑफिस में भेजना है, तो हमारे पास वहाँ पे एक स्टैंडर्डाइज वे होगा कि कोडर्स जो है वो रीड कर सकते हैं कोड को, ठीक है। आदो कि ये पूरा कोड नहीं होता, मैं बार बार कह रही हूँ कि पूरा कोड नहीं होता, लेकिन उसका ये कह लें एक टेम्पलेट प्रोवाइड किया होता है। तो पैटर्न हैज 4 एसेंशियल एलिमेंट्स, ठीक है ना, कि किसी भी डिजाइन पैटर्न के अंदर 4 एलिमेंट्स होंगे, 4 एसेंशियल एलिमेंट्स, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, पैटर्न नेम, एक तो सबसे पहले ये है पैटर्न नेम, ठीक है। पैटर्न नेम होगा दैट वी यूज टू डिस्क्राइब अ डिजाइन प्रॉब्लम, की प्रॉब्लम अगर आ रही है तो हम उसको, ये प्रॉब्लम है तो उसके हवाले से मतलब ये प्रॉब्लम क्या नाम है, प्रॉब्लम ये है तो उसका सोल्यूशन हम डिस्क्राइब करने लगे हैं, वो उसका नाम आ जाएगा पैटर्न नेम, ठीक है। द प्रॉब्लम दैट डिस्क्राइब्स व्हेन टू अप्लाई द पैटर्न, ठीक है। और प्रॉब्लम का नाम तो हमने बता दिया, फिर उसके बाद उसको प्रॉब्लम को थोड़ा सा डिस्क्राइब करना होता है कि आपने कब ये पैटर्न अप्लाई किए करना है, कि किस तरह की सिचुएशन आएगी, वो सिचुएशन को हमने डिस्क्राइब, पहले तो हमने उसका नाम लिख दिया, फिर अब उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, फिर आगे उसका लास्ट पे आ जाता है सोल्यूशन, ठीक है ना, कि थर्ड नंबर पे आता है सोल्यूशन दैट डिस्क्राइब्स एलिमेंट्स दैट मेक अप द डिजाइन, कि पहले हमने उस प्रॉब्लम का नाम लिख दिया, प्रॉब्लम को डिस्क्राइब कर लिया, फिर उसका सोल्यूशन बता दिया कि ये एलिमेंट्स जो हैं वो यूज करके आप इसका डिजाइन बना सकते हैं, ठीक है। थर्ड चीज पे सोल्यूशन आ जाएगा। फिर उसके बाद लास्ट में जो है कॉन्सिक्वेंसेज दैट आर द रिजल्ट एंड ट्रेड ऑफ द अप्लाइंग द पैटर्न, कि ये इससे आप स्पीड अप ले सकते हैं, या फिर ये अगर आप स्पीड अप लेंगे तो हो सकता है कि आपकी कोई और चीज जो है वो वहां पर सफर कर रही हो, तो ट्रेड ऑफ्स भी बताने होते हैं कि मतलब एक चीज को इंक्रीज करने से दूसरी चीज अगर डिक्रीज हो रही है, या एक चीज को इम्प्रूव करने से जो दूसरी चीज है वो उसमें कोई ना कोई नुकसान हम उठा रहे हैं, तो वो वहां पे सारा कुछ वहां पे मेंशन करना पड़ता है। तो इसमें 4 एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, एक तो हम प्रॉब्लम का नाम बताते हैं, पैटर्न नेम उसको कहते हैं, फिर उस प्रॉब्लम को डिस्क्राइब कर देते हैं डिस्क्रिप्शन में, फिर थर्ड पे उसका सोल्यूशन बता देते हैं कि ये वाले एलिमेंट्स आप यूज करें तो वो सोल्यूशन उसका आ जाएगा, फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस बताते हैं कि ट्रेड ऑफ्स क्या हैं, या फिर उसके क्या बेनिफिट्स हम जो है वो ले सकते हैं। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि गैंग ऑफ 4, ये GOF जो लिखा हुआ है ना यहाँ पे, ये गैंग ऑफ 4 है। तो बेसिकली ये 4 साइंटिस्ट थे जिन्होंने जो है डिजाइन पैटर्न्स की पूरी बुक लिखी थी, ठीक है। तो आर द 4 ऑथर्स ऑफ द बुक डिजाइन पैटर्न्स एलिमेंट्स ऑफ रीयूजेबल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो रीयूजेबल है, ये बेसिकली हमारे पास पैटर्न के लफ्ज को डिस्क्राइब कर रहा है कि हमारे पास ऐसी जो सिचुएशंस हैं बार बार आती हैं, उनके लिए जो है हमने कौन से एलिमेंट्स बनाए हुए हैं जो कि बार बार रीयूज हो सकते हैं। सॉल्यूशंस ऐसे ऐसे सॉल्यूशंस जो उन अगर ऐसे सिचुएशंस आती हैं जो कि पैटर्न्स कहलाती हैं, वहां पे हम उनको यूज कर सकते हैं। अच्छा, अब गैंग ऑफ 4 जो है GOF, तो इन्होंने हमारे पास 23 डिजाइन पैटर्न्स दिए थे, डिफाइंड 23 डिजाइन पैटर्न्स फॉर रिकरेंट डिजाइनेशंस कॉल्ड GOF डिजाइन पैटर्न्स, ठीक है। तो अब हमारे पास उन्होंने 23 डिफरेंट डिजाइन पैटर्न्स दिए थे जो कि 23 डिफरेंट सिचुएशंस के लिए हैं, ठीक है, स्टैंडर्डाइज वे हैं। फिर नेक्स्ट है कि उनको हमने इन 23 डिजाइन्स को हमने क्लासिफाई किया 3 टाइप्स में। फर्स्ट वन इज स्ट्रक्चरल, सेकंड वन इज मतलब बिहेवियरल और क्रिएशनल। इनमें से हम सबसे पहले हम क्रिएशनल को डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब इसमें से स्ट्रक्चरल क्या है, बिहेवियरल क्या है, क्रिएशनल क्या है, ये 23 जो डिजाइन हैं इनको इन पे मैप किया हुआ है उनके हवाले से कि ये किस किस चीज से कंसर्न कर रहे हैं, किस किस चीज को जो है वो सॉल्व करें। तो स्ट्रक्चरल जो है, सबसे पहले हम अगर क्रिएशनल को देखें तो क्रिएशनल क्या करता है, कंसर्न्स द क्रिएशन प्रोसेस ऑफ द ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस, कि कब आपने किस तरीके से कोई ऑब्जेक्ट या क्लास क्रिएट करनी है, ठीक है। आपने अगर बहुत कॉम्प्लेक्स कोई ऑब्जेक्ट है, क्लास है, तो आपने अगर उसको हाइड करना चाह रहे हैं, ठीक है, ये 3-4 क्लासेस इन्वॉल्व करके कोई ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस होगा, ठीक है, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स मेथड यूज करके जो है हमारे पास एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, बहुत सारी क्लासेस को इन्वॉल्व कर रहा है। तो इस तरीके के जो हमारे पास है मेथड्स, वो हम क्रिएशनल कहलाते हैं, जिसमें हम ऑब्जेक्ट और क्लासेस की क्रिएशन प्रोसेस से कंसर्न होते हैं।
ठीक है। फिर बिहेवियरल बल्कि स्ट्रक्चरल को सेकंड नंबर पे देखते हैं कि ये हमारे पास क्या है, कंसर्न्स द कॉम्पोजिशन ऑफ क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स, कि हमारे पास उसके अंदर कौन से एलिमेंट्स, मतलब अगर कॉम्पोजिशन के हवाले से अगर हम बात करते हैं, क्लास की कॉम्पोजिशन में क्या चीज़ें आ जाती हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास उसके एट्रीब्यूट्स हैं, उसके ऑपरेशंस हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट्स के अगर जो है, तो मतलब ऑब्जेक्ट की अगर हम कॉम्पोजिशन की बात करें तो उसमें क्या है कि हम उसका जो है कोई मेथड जो है वो हम कह लें कि उसके ऊपर किस तरीके से कॉल करना है, ठीक है। तो उनकी जो कॉम्पोजिशन है वो हमारे पास स्ट्रक्चरल में आ जाता है, ठीक है। लास्ट वन इज बिहेवियर। बिहेवियरल क्या है कि कैरेक्टराइज द इंटरेक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस, कि ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस की जो आपस में इंटरेक्शन है, कि मतलब एक क्लास की दूसरे क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ या एक ऑब्जेक्ट की दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ, मतलब क्लासेस की क्लासेस के साथ तो किस तरह से वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज शेयर कर रहे हैं, किस तरह से वो इंटरेक्ट कर रहे हैं, ये वही जो सारी चीज़ें ये हम बिहेवियरल डिज़ाइन पैटर्न में पढ़ेंगे, ठीक है। मैं अगेन बात रिपीट कर रही हूँ कि गैंग ऑफ फोर ने 23, गैंग ऑफ फोर बेसिकली है कि हमारे पास अगर फोर ऑथर्स ऑफ द बुक, ये बुक का नाम है, ठीक है। और उन्होंने 23 डिजाइन पैटर्न दिए थे जो कि 23 डिफरेंट सिचुएशंस थे, ठीक है। और इनको हमने क्लासिफाई किया है उनके पर्पसेस के, कंसर्न्स के वो कौन कौन से कंसर्न्स को मतलब सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास इसमें स्ट्रक्चरल, बिहेवियरल और क्रिएशनल तीन तरीके से, तीन जो है वो डिजाइन पैटर्न टाइप क्लासिफाइड बाय पर्पस आ जाता है, ठीक है। एंड बाय स्कोप अगर हम देखें तो जाहिर है दो चीज़ों को इन्वॉल्व करें कि एक तो क्लास है और एक ऑब्जेक्ट है, तो एक क्लास के स्कोप के हवाले से आ जाएगा और एक ऑब्जेक्ट स्कोप के हवाले से आ जाएगा। तो रिलेशनशिप बिटवीन क्लासेस एंड सब क्लासेस डिफाइंड स्टैटिकली, अगर हम क्लास स्कोप के हवाले से बात करें, ठीक है। इसी तरीके हम ऑब्जेक्ट स्कोप के बारे में बात करें तो ऑब्जेक्ट के जो रिलेशनशिप्स हैं, तो जब हम ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो वहाँ पे हमारे पास डायनामिक, हम इसको कहते हैं डायनामिक। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये रन टाइम पे ऑब्जेक्ट जो हैं वो क्रिएट होते हैं, डिलीट होते हैं या ऑपरेट करते हैं या लिंक करते हैं, जबकि जो स्टैटिक व्यू होता है उसमें हमारे पास क्लासेस और सब क्लासेस और जो भी मतलब है आपस में किस तरह तरीके से इंटरेक्ट कर रही हैं, ठीक है। तो ये बाय स्कोप हो गया है। हमने पढ़ा था बाय पर्पस और बाय स्कोप। बाय पर्पस जो है वो 3 टाइप्स है, बाय स्कोप जो है वो 2 टाइप्स में इसको मतलब 23 जो डिजाइन पैटर्न्स बताए गए थे उनको डिवाइड किया, ठीक है। तो अब हमारे पास है जो गैंग ऑफ 4 डिजाइन पैटर्न्स है, क्योंकि ये 3 टाइप्स है मेजर, ठीक है ना। ये बाय कह लें कि हमारे पास पर्पस है, बाय पर्पस आ गई, ठीक है। अब ये वाली जो है ये हमारे पास क्लास के स्कोप की है और ये ऑब्जेक्ट के स्कोप की है, ठीक है। ये जो ऊपर बताएंगे ये क्लास के स्कोप की है और ये वाली जो है ये ऑब्जेक्ट के स्कोप की है, मतलब ये आप रन टाइम पे आप उनको यूज कर सकते हैं, ठीक है। मतलब ये जो डायनामिक है और ये वाली जो है ये स्टैटिक चीजें हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट है कि हमारे पास यहाँ तक हम लोगों ने ये चीज़ कवर की है कि डिज़ाइन पैटर्न होते क्या हैं, ठीक है, और कितनी टाइप्स हैं और क्यों हम यूज़ करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट हम डिटेल में देखते हैं कि क्रिएशनल पैटर्न। क्रिएशनल पैटर्न जो है ये हम आज कवर करेंगे। स्ट्रक्चरल और बिहेवियर की जो टाइप्स हैं ये कल हम देखेंगे कि ये क्या है, ठीक है। अब क्रिएशनल में देखें तो हमारे पास यहाँ पे फैक्ट्री मेथड आ जाता है, एब्स्ट्रैक्ट, फैक्ट्री, बिल्डर, प्रोटोटाइप और सिंगलटन। इनमें से हो सकता है कुछ आप लोगों ने कुछ चीजें यूज भी की हों, ठीक है। तो क्रिएशनल पैटर्न्स को हम जरा इसको डिटेल में देख लेते हैं कि व्हाट आर क्रिएशनल पैटर्न्स। इसकी डेफिनेशन क्या है कि क्रिएशनल पैटर्न एब्स्ट्रैक्ट का इंस्टेंशिएशन प्रोसेस। कि हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट क्या, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब मैं बहुत दफा बता चुकी हूँ कि एब्स्ट्रैक्ट या कॉन्टेक्स्ट, ठीक है ना, कि ये मतलब आप ये कह लें कि उनको ओवरव्यू लेवल प्रोवाइड करना होता है, ठीक है। या आपने डिटेल्स वहाँ नहीं बतानी होती, हमने बस मतलब ये कह लें कि हम बस उसका ओवरव्यू बता रहे हैं कि इस तरीके से जो है हम एक इंस्टेंस जो है वो क्रिएट करेंगे। इंस्टेंसिएशन प्रोसेस का जो है मतलब ये कह लें कि उसको एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे उसकी डिटेल्स बताती हैं, मतलब ओवरव्यू बताते हैं, उसकी डिटेल्स नहीं बतानी हमने, ठीक है। Relational pattern they help to make a system independent of how its objects are created, composed and represented. क्योंकि हमने ये कहा है ना कि एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे हम उसकी इंस्टेंसिएशन प्रोसेस बता रहे हैं,
तो ये हम बेसिकली क्या करें कि ऑब्जेक्ट्स के क्रिएट कैसे करें, कंपोज कैसे करें, रिप्रेजेंट कैसे करें, ये हम इंडिपेंडेंट करें सिस्टम से, कि सिस्टम इस चीज़ से बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो जाए कि हमारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्रिएट कैसे हो रहे हैं, कंपोज कैसे हो रहे हैं, रिप्रेजेंट कैसे हो रहा है। ठीक है। क्रिएशनल पैटर्न्स फॉर क्लासेस यूज इनहेरिटेंस टू वेरी द क्लास, दैट इज इंस्टेंशिएशन। तो हमारे पास जो है कि इसमें एक तो है कि हमारे पास यहाँ पे समझ आ गया कि हमारे पास जब ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना है, ठीक है, तो हमारे पास इनहेरिटेंस वहाँ पे यूज हो गया, वेरी द क्लास दैट इज इंस्टेंशिएटेड, कि जिसके हमारे पास ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट करना है। ठीक है ना। तो हम बार बार जो है यूजिंग इनहेरिटेंस हम वो क्लास जो है वो यूज वो वेरी कर सकते हैं, वो डिफरेंट कर सकते हैं। क्रिएशनल पैटर्न्स फॉर ऑब्जेक्ट्स डेलीगेट द इंस्टेंशिएशन टू एन अदर ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे मेन जो कॉन्सेप्ट है वो डेलीगेट का समझने का। ठीक है। इनहेरिटेंस को तो पता है कि हमारे पास जब हम क्रिएशनल पैटर्न जब क्लासेस की बात करते हैं तो वो इनहेरिटेंस यूज करते हैं, जब हम ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं क्रिएशनल पैटर्न्स के हवाले से तो वो हमारे पास डेलीगेशन इंस्टेंशिएशन यूज करते हैं। तो ये डेलीगेशन का क्या प्रोसेस होता है, जैसे कि हम डेलीगेशन आम जुबान में बोलते हैं कि ये वाला काम जो है ये मैंने किसी और को असाइन कर दिया है, मेरे भी हाथ पे कोई दूसरा काम करेगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे आपको लेक्चर नहीं पढ़ा रही तो मैंने अगर किसी और डॉक्टर को अपना काम या और किसी इंस्ट्रक्टर को अपना काम जो है वो देना है तो मैं ये कहूंगी कि मैंने अपना काम दूसरे को डेलीगेट कर दिया है। ठीक है। यहाँ पे डेलीगेट आ जाएगा वो, कि डेलीगेट हो जाएगा। ठीक है। कि आपने दूसरा काम जो है वो किसी को असाइन करना है। तो यहाँ पे क्रिएशनल पैटर्न फॉर ऑब्जेक्ट्स डेलीगेट इंस्टेंशिएशन टू अनदर ऑब्जेक्ट, किसी और ऑब्जेक्ट को दे देता है। ठीक है। कि जब आप ऑब्जेक्ट का क्रिएट करना है इसका मतलब ये है कि वो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को दे देगा। ठीक है। और जब क्लासेस को क्रिएट करने की बात आती है तो हम वहाँ पे इनहेरिटेंस यूज कर लेते हैं। ठीक है। वहाँ पे इनहेरिटेंस जो है
मैम आपकी आवाज आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही मैम। मैम आवाज नहीं आ रही। मैम आवाज नहीं आ रही। मैम आवाज नहीं आ रही। जी मैम कोई नहीं आ रही आवाज। मैम बिल्कुल आवाज नहीं आ रही। अच्छा भाई अच्छा। एक्का स्टोरी शो आवाज नहीं आती पईयो। बस देख के समझो। आंखों से गुजारा चलाओ। अच्छा जी अब्दुल्ला हाशमी आवाज